चर्चा करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत है वो हॉकी खिलाड़ी के रूप में की थी। फिर धीरे धीरे इनका जो रुझान है वो समाज सेवा की ओर बढ़ते चला गया और आज बैतूल जिले के क्या मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में जो भी सामाजिक समस्याएं हो, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हो, भारत को कैंसर मुक्त करने का मिशन हो, तो हर किसी क्षेत्र में ये बढ़ चढ़कर सबसे आगे प्रथम पंक्ति के जो समाज सेवी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो हम आज विशेष चर्चा करेंगे श्री बबलू हेमंत चंद दुबे जी से। तो बबलू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सामान्य सी चर्चा करेंगे कि जो आपके मिशन जो चल रहे हैं, हम देख रहे हैं हर दिन अखबार में या कोई भी जो व्यक्ति है, आम व्यक्ति भी बैतूल का जो है आपको बड़े सम्मान की दृष्टि से, एक आशा के दृष्टिकोण से देखता है कि बबलू भैया यदि है तो हमारी ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं कि जैसे आप जो पढ़ाई लिखाई होने के बाद में जो है खेल की ओर कैसे अग्रसर हुए? सर देखिए, शुरू से बचपन से मुझे परिवार की तरफ से खेलों का वातावरण मिला जी। और मेरा निवास जो था वो खेल मैदान के सामने था। जी जी। जहाँ मैंने बचपन से ही खिलाड़ियों को तैयार होते और खेलते हुए देखा, विशेषकर हॉकी के खिलाड़ियों को, क्योंकि मेरे नाना जी और मेरे मामा दोनों ही बहुत ही अच्छे हॉकी के खिलाड़ी रहे। नाना ब्रिटिशर्स के ज़माने में हॉकी के खिलाड़ी रहे, जिसके कारण उनको भारतीय पुलिस सेवा में जाने का मौका मिला। और मेरे मामा जो LNIP इंस्टीट्यूट ग्वालियर है, उसके फर्स्ट बैच जो 70s में बना था, उससे पास आउट रहे। बहुत अच्छा हॉकी के खिलाड़ी रहे। और तदुपरांत वर्ल्ड कप 75 का और 73 का वर्ल्ड कप और अशोक कुमार से विशेष लगाव जी बचपन से शुरू से रहा। और उस लगाव ने हॉकी का पैशन, हॉकी का शौक़ ऐसा पैदा कर दिया, ऐसा जुनून पैदा कर दिया कि हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी तो नहीं बन सका, लेकिन हॉकी के बारे में तमाम जानकारियों को एकत्रित करने वाला एक ऐसा इंसान बन गया जो हर हॉकी की जानकारी को अपने साथ एकत्रित किए हुए साथ चलता है। जहाँ जैसा मौका मिलता है हॉकी को प्रेजेंट करना, हॉकी के खिलाड़ियों को के बारे में बतलाना, उसके इतिहास के बतलाना, क्योंकि बहुत ही चमकदार इतिहास रहा है मेरी हॉकी का, भारतीय स्वर्णिम इतिहास। इस प्रकार से मेरा खेलों के प्रति रुझान रहा, हॉकी के प्रति रहा, जो आज भी बरकरार है। आज भी मेरी ज़िंदगी का कोई पल ऐसा नहीं होता जब मैं खेल मैदान और हॉकी से जुड़ा नहीं होता। 24 घंटे मेरे जहन में, मेरे दिल और दिमाग में हॉकी घूमती है, और ख़ासकर भारतीय हॉकी घूमती है कि वो स्वर्णिम युग वापस कैसे आएगा। जी हाँ, हमने देखा है आपको। और जो है आज से 3-4 साल पहले जो है आपने हॉकी के लिए, जो बैतूल के लिए एक सीनियर खिलाड़ियों का कोई मैच आयोजित करवाया था सर, उसके विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, ये मैच बड़ा ऐतिहासिक मैच हुआ, न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में बल्कि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। बहुत सुंदर आयोजन। इसकी वानगी जब मिली, जब मैं वर्ल्ड कप देखने दिल्ली गया, तब पाकिस्तान टीम के कप्तान अख्तर रसूल वहाँ आए हुए थे। और जब अशोक कुमार, अजीत पाल सिंह, असलम शेर खान, सारे खिलाड़ियों ने उन्हें ये बतलाया कि हम एक शहर में, हमारे ऑनर में एक मैच हुआ 75 वर्ल्ड कप विनर टीम का, तो उन्होंने उनको प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारे देश में भी होने चाहिए थे। 3 वर्ल्ड कप जीते थे अख्तर रसूल साहब, लेकिन उनका एक दर्द झलक गया उनका कि देश में ये आयोजन होने चाहिए जो हमारे विश्व विजेता लोग खिलाड़ी हैं। और सभी खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक वहाँ पे अपनी हॉकी के कला का प्रदर्शन किया, चाहे वो धनराज साहब हों, चाहे अशोक साहब हों, चाहे ओमकार सिंह हों, चाहे आपके ब्रिगेडियर हरचरण सिंह हों, असलम शेर खान हो, सभी लोगों ने बहुत, और बैतूल की जनता ने भी बहुत अद्भुत प्यार और प्रेम और स्नेह उन खिलाड़ियों को दिए। मैं उस आयोजन को ये मानता हूँ कि वो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी
उपलब्धि और मील का पत्थर साबित हुआ मेरे जीवन में। जी, हम भी आशा करेंगे कि बैतूल जिला जो है खेल के क्षेत्र में ऐसे ही आपके मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ता रहे। अभी जो है आपने एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है, 75 दिन 75 कदम, बैतूल जो है वो पॉलीथीन मुक्त हो जाए। इसकी आपके मन में ये कल्पना कैसे आई, कैसे सोचा आपने ये सब करना? देखिए सर, मेरा ये मानना रहा है शुरू से कि पॉलीथीन जो है वो मेरी 4 माँओं के लिए खतरा है जी। एक मेरी धरती माँ, दूसरी मेरी गौ माँ, तीसरी मेरी गंगा माँ अर्थात मेरे शहर पे बहने वाली मेरी नदी, सारी नदी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और चौथा मेरा मानना रहा कि जो मेरी स्वयं की माँ है। पॉलीथीन धरती पर फेंकी जाती है, उससे मेरी धरती माँ के अंदर पानी जाने से रुकता है, वो प्यासी रह जाती है। दूसरा, उसकी उर्वरता, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जा रही है। तीसरा, जो पानी अंदर पहुंच भी रहा वो दूषित पहुंचता जी, जिसकी वजह से दूषित पानी पीने से हमारा नागरिक एक कैंसर जैसी बीमारी को बहुत सहजता से अपने घर के अंदर प्रवेश करवा लेता है। तीसरा, गौ माता जो हमारी है वो पॉलीथीन जाने अनजाने में हम उसमें झूठन रखते हैं, खाना रखते हैं और फेंक देते हैं। बिल्कुल। और आपने प्राय देखा होगा वो गौ माता जो घूमते रहती है वो उसको खा लेती है, उसे क्या पता, इनोसेंट है, तो उसके कारण उनके प्राण निकल रहे हैं, उसके कारण उनका भी दूध दूषित हो रहा है। अब तीसरा, ये जब पॉलीथीन बह के जाती है नालियों के माध्यम से, तो ये अल्टीमेट नदियों में पहुंचती है। तो इन्होंने नदी की जो अविरलता, जो उसके बहने का जो बहाव है, जिसके लिए मेरी नदी सारी चीज़ें मिनरल्स लेके किनारों से बहती है, उन मिनरल्स को इस पॉलीथीन ने आने से रोक दिया और उसके अविरलता को ख़त्म कर दिया। तो आप देख रहे होंगे सर कि इस वर्ष मेरी माँ चना भारी जलकुंभी रूपी कैंसर से पीड़ित हो गई और मृत प्राय हो गई। ये स्थिति पूरे न केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व को इससे दो चार होना पड़ रहा है इस समस्या से। और चौथा, इन तीनों चीज़ों के समाप्त होने पर, तकलीफ़ में आने से मेरी जो घर में बैठी माँ है वो तकलीफ़ में आ गई है। और सबसे बड़ा विषय ये है सर कि मैं वो इंसान जिसको विवेक दिया है ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, वो किस तरीके से विवेकहीन है, किस तरीके से वो अपने विवेक को किस तरीके से उपयोग में ला रहा है। मतलब आप देखिए कि धरती खराब कर ले रहा है, अपनी माँ को खराब कर ले रहा है, गौ माता को खराब कर ले रहा है, प्रगति को खराब कर ले रहा है, लेकिन पॉलीथीन को फेंकने में जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। उसको उठाने में शर्म महसूस होती है, लेकिन उसको फेंकने में उसको कदापि शर्म महसूस नहीं होती। ये एक बहुत ही दुखद विषय भारत के संदर्भ में, जिसे लोगों को समझना होगा। इसलिए 75 कदम हम चले, 75 दिनों तक चले, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे चले, ताकि हम उन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को याद कर सकें, उन शहीदों को याद कर सकें जिन्होंने वास्तव में मातृभूमि को आज़ाद किया था, धरती माँ को आज़ाद किया था। लोगों ने स्वतंत्रता का अर्थ लगा लिया ट्रांसफ़र ऑफ पावर से, सत्ता का हस्तांतरण को उन्हें लगा लिया, जबकि सत्ता के हस्तांतरण के लिए आंदोलन नहीं था, वो मातृभूमि के लिए जंग थी। और वो मातृभूमि को हमने देश की इतने सालों की आज़ादी के बाद फिर से पॉलीथीन के लिए गुलाम कर दिया, उसको पॉलीथीन के दुख के महासागर में डुबो दिया। इसलिए ये विचार आया कि क्यों ना हम सब मिलके 75 दिन 75 कदम चल के इस बैतूल की धरती को पॉलीथीन मुक्त करें। बहुत ही उम्दा एकदम ये मुहिम है आपकी, और हर कोई जो है इससे एक सबक लेता है, एक सीख लेता है, और सभी लोग जो है इस मुहिम का हिस्सा बने। हम सार्थक पहल के माध्यम से यही आशा करते हैं कि सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। इसमें एक तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से संरक्षण होगा, सुरक्षा होगी, गौ माता का संरक्षण होगा, जल संरक्षण होगा। मतलब एक मुहिम के माध्यम से हम कई तरीके की पर्यावरण की समस्याओं पर निदान
पा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरा जो आपका एक एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम है वो है कैंसर मुक्त भारत, कैंसर मुक्त भारत। तो भाई साहब, हमें तो ये पता चला है कि आप स्वयं कभी कैंसर से पीड़ित थे, तो हमारी जो इस पे चर्चा होगी वो 2 चरणों पे होगी। तो पहले तो आप मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये कैंसर से पर आपने विजय कैसे प्राप्त की। सर देखिए, कैंसर पे विजय पाने का जहाँ तक संबंध है, ये एक बड़ा सामाजिक विषय है और इस पे हर कैंसर पीड़ित इस पर विजय पाने में सफल हो सकता है जी। बशर्ते उसके साथ 2-3 चीज़ें होना बहुत आवश्यक है, तत्व है जो उस पर विजय पाने के लिए। एक तो आपके पास जीवन में कोई शौक़ होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जैसे मेरा शौक़ हॉकी जी, हॉकी के लिए मुझे जीवित रहना, हॉकी के लिए मेरे को काम करना, उस पैशन के कारण हम जीवित रहते हैं। जैसे युवराज सिंह है क्रिकेटर, बिल्कुल खेलने के लिए पैशन था क्रिकेट खेलना, और मैदान में जाऊं जंग जीत के तो मैदान का मैच भी जीतूंगा, जीवन की जंग जीती है, मैदान का भी मैच जीतूं। और दूसरी चीज़ इसमें जो काम करती है सकारात्मकता के साथ, आप अपने पैशन को जिए, चाहे वो आपका गाना हो, चाहे आपका डांस हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो। और देखिए इसमें मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ मेरे जीवन की विजय की बताता हूँ। मैं कैंसर पर विजय की, मेरा पहली रिपोर्ट आई थी 5/10/2011 को जी। 5/10/2011 को रिपोर्ट मेरी ये थी कि मैं कैंसर पीड़ित हूँ, और उस दिन दशहरा था जी। और मैं ठीक 11 साल बाद, इस बार 5/10/2022 को ठीक 11 साल बाद पुनः अस्पताल में था, और मेरी रिपोर्ट पर ये लिखा हुआ आया वेल कंट्रोल्ड, और उस दिन भी दिन दशहरा था। तो देखिए आखिर वो कौन सा कैंसर है, एक मेडिकल साइंस का कैंसर हो सकता है जो मेरी रिपोर्ट है बोली होंगी, लेकिन एक 11 साल के इस अंतराल में ठीक उसी दिन दशहरे से शुरू करके 11 साल बाद दशहरे पे आके उसको वेल कंट्रोल्ड बोलना, दशहरे की सही अनुभूति। दशहरा जिसे कहा जाता है हमेशा, क्या सत्य पर सत्य की विजय है, बुराई पर अच्छाई की विजय है, लोभ पर आपके समर्पण की विजय है, लालच पर आपके सेवा की भाव का विजय है। मुझे कहीं लगता है इन 11 सालों में अगर कैंसर से जीतने की कोई बात होती है और दशहरे को अनुभूत करने की बात होती है कि दशहरा क्या है, तो मेरे ख्याल से जो चीज़ मुझे अनुभूति मिली है, शायद संसार में बहुत कम बिरले लोग होते होंगे जिनको इस अनुभूति का आनंद प्राप्त होता है। और वास्तव में मैंने 11 साल पहले जब दशहरे पे 5/10/2011 को रावण को जलते हुए देखा था, तो सच पूछा जाए ऐसा तो ऐसा लगता था कि मैं अपने अंदर के उन विकारों को जलता हुआ देख रहा था जो कहीं मुझ में थे, या संसार में सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये होते। तो सहज सरल सेवा का भाव, समर्पण का भाव, धरती के लिए भाव, अपनी समाज के लिए अपना भाव, ये रखने वाले, आलोचनाओं से दूर रहना, बेवजह किसी पर क्रोध करना, लालच की दुनिया से काफ़ी दूर रहना, और इस ग्लैमर की दुनिया से दूर रहकर रहना, ये मुझे सब लगता है कैंसर पे विजय प्राप्त करने के लिए ज़रूरी चीज़ें। मैंने अक्सर देखा है आदमी स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो क्या बीमारी के साथ साथ वो हिम्मत हारने के कारण भी उसकी डेथ होती है? जी, अब बड़ा आपने अच्छा प्रश्न किया कि ये एक ऐसा रोग है कैंसर जिसमें इंसान के पास समय होता है जी। बाकी जितने रोग है, डिसीजेज है, उसमें इंसान के पास समय नहीं होता। ब्रेन हेमरेज हुआ, आदमी को पता ही नहीं चलता। हार्ट फेल हुआ, हार्ट अटैक आया, पता ही नहीं चलता। किडनी फेल हुई, पता नहीं चलता। एक्सीडेंट हुआ रोड के ऊपर में, रोड पे गिरा, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें समय है। अब जिस चीज़ को सुधारने के लिए आपके पास समय है, उसमें घबराहट कैसी, उसमें डर कैसा? उसके लिए तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरे पास समय है, मेरे पास गाना गाने का समय है, मेरे पास खेलने का समय है, मेरे पास अच्छी पिक्चर देखने का समय है, मेरे पास अच्छी पुस्तकें पढ़ने का समय है, मेरे पास अच्छे लोगों से मुलाकात करने का समय है, अच्छा समाज सेवा करने का है। तो ये सारा समय आपको परमात्मा ने दिया है कैंसर के साथ, ताकि आप कैंसर पे विजय पा सके।
गुड। आज इंसान होता है कि कैंसर का नाम सुनता है तो वो अपने आप को अंधकार में ले जा लेता है, एकदम जबकि एकांत में। कैंसर की जो रोग है उसका मतलब ही होता है कि आपको परमात्मा कैंसर से प्रकाश की ओर ले जाना चाहता है। आप उसके साथ चलना सीख जाएं तो निश्चित तौर पे कैंसर का कोई भी पेशेंट अपने को घबराहट महसूस नहीं करेगा, वो कैंसर से लड़कर बाहर आ सकता है। जैसे बहुत से तमाम लोग, मैं ही नहीं, अनेकों लोगों ने इस पर विजय पाई है। और जहाँ तक प्यार प्रेम स्नेह का और उसमें एक अंश है जो काम करता है, लोग प्यार प्रेम अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपने पड़ोसी है, अपने माँ बाप हैं, अपने भाई बहन हैं, इनके साथ खूब प्यार प्रेम स्नेह से रहें। और लोगों से भी मेरा विनती है कि कैंसर पेशेंट्स का इलाज जहाँ तक है, दवाइयाँ तो चलेंगी, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्नेह प्यार और प्रेम की। समाज के लोग सब मिलकर खूब प्यार प्रेम स्नेह दे, कैंसर का इंसान जीत कर आएगा। क्या हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे बबलू भैया हैं 2011 से पहले कुछ अलग थे और 2011 के बाद कुछ अलग है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि परिवर्तन स्वयं का अनुभव करता हूँ मैं। आलोचनाओं से, समालोचनाओं से, मेरे ख्याल से संसार में जो भी इंसान आया है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे काम को करने के प्रति उसका भाव होता है। कर पाए या ना कर पाए ये अलग विषय है, लेकिन उसमें भाव ये रहता है कि नहीं, वो कुछ अपने से अच्छा कर सके। और ये समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हर इंसान की उस दृष्टि से उसका मान सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति प्यार स्नेह रखना चाहिए, उसके प्रति आदर रखना चाहिए, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। वो उसका अर्थ नहीं है, उसके कामों के लिए प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। और ये इन 11 सालों में मुझे अभ्यास कर ये 11 साल ये समझिए कि वो पहली से जो पढ़ने का अभ्यास होता था, क ख ग घ ABCD, वो जीवन को फिर से पुनः ABCD पढ़ने का मुझे मौका मिला। और मैं परमात्मा से यही चाहूँगा कि परमात्मा मुझे कुछ दे तो सिर्फ ये दे कि मेरा दिल और मेरा मन उन बच्चों के माफिक बना रहे जो निर्मल और सहज और सरल होते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही। भाई साहब, ये जो कैंसर मुक्त भारत है, इसके लिए मेजर ध्यानचंद कैंसर मिशन, ऐसा कुछ मिशन चला रहे हैं आप? जी। और जिसमें लक्ष्मी तरू का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी। जब हम देखते हैं कि जब भी हम कहीं गांव में इधर उधर जाते हैं तो हर गांव में वो लक्ष्मी तरू का पौधा हमें दिखाई देता है। तो भाई साहब, उसके विषय में थोड़ा सा हमें बताइए। इस विषय में 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि एक तो भारत कैंसर मुक्त भारत की परिकल्पना, इस विषय को थोड़ा मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों तक ये विषय पहुँचे। कैंसर के विषय में आप देखते होंगे कि इसमें सेवा का काम खड़ा होता है। पूरी दुनिया में सेवा का काम है या रिसर्च का काम है। तो रिसर्च का काम और सेवा का काम दोनों ही बहुत उम्दा और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई तकलीफ़ में तो उसकी सेवा करना तो हमारा फर्ज बनता है। और रिसर्च भी होना चाहिए ताकि नई से नई हम उसमें इजाद करके उसको में सुधार कर सकें। लेकिन इस सब के बावजूद एक जो सबसे बड़ा विषय जो हमेशा या तो दुनिया ने उसको जानबूझ के या मेरी सरकारों ने या समाज ने छोड़ के रखा है, वो कैंसर की रोकथाम का विषय है। और कैंसर एक ऐसा रोग है सर जो अपने खुद से किए से पैदा होता है। वो फैलता नहीं है। बिल्कुल। वो संक्रमण नहीं है कि आपने छींका दूसरे को छींक शुरू हो गई। फिर ये क्या कारण है कि ये बहुत स्प्रेड दिखता है? इतने उसका कारण है कि चाहे कोई भी विषय कैंसर का ले लीजिए आप, चाहे आप विषय ले लीजिए पॉलीथीन का, चाहे आप विषय ले लीजिए मोबाइल का, चाहे आप विषय ले लीजिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, चाहे आप विषय ले लीजिए आपका तम्बाकू का, चाहे स्मोकिंग का, चाहे लिकर का। ये सारे विषय आप देखिए इंसान ने खुद से पैदा किए। तम्बाकू खराब है ये किसे नहीं मालूम है, लेकिन सेवन करने में कोई को संकोच हुआ नहीं हुआ। सरकारों का सारा विषय इसलिए ये कि सरकार सारा राजस्व इससे कमा रही है। बिल्कुल। तो देखिए आप, लालच और रोजगार, मेरी तम्बाकू बिकती है, उससे हजारों लोगों के पान ठेले चलते हैं, पान ठेले हैं तो उससे उनके रोजगार का साधन है।
अब बैतूल के संदर्भ में बताऊँ, आप किसी भी सड़क पे निकल जाइए, सबसे बड़ी आपको बिग इंडस्ट्री दिखेगी तो वो पान ठेले दिखेंगे। अब सवाल इस बात का, पान ठेले हैं, लोगों के परिवार उससे जुड़ गए, पॉलीथिन है उससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो गए, मोबाइल है उससे रोजगार के साधन है, आपका लिकर है रोजगार के साधन है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की रेवेन्यू सरकार उससे अर्जित करती। तो सारे विषय मेरे जो कैंसर पैदा करने वाले हैं, कैंसर जनित है, वो मेरी सरकार द्वारा पैदा किए जाते हैं, जिसको मेरे समाज द्वारा उपयोग करके कैंसर पैदा किया जाता है। ये मतलब चोली दामन का, समाज और सरकार का चोली दामन का साथ है। सरकार यदि मान लीजिए एक विषय को बंद करती है तो समाज से उसका प्रतिकार शुरू हो जाता है जी। मतलब आप देखिए बुराई, आप देखिए सर, आप ताज्जुब करेंगे कि मेरे प्रदेश में तेंदूपत्ता नीति है, हाँ, लेकिन उसी जंगल में पैदा होने वाले पलाश पे, जो पलाश से पत्तों से पत्तल दोने बनते थे, उस पे आज तक कोई नीति नहीं आई। बिल्कुल। तो तेंदूपत्ते पे नीति आ सकती है। आज अगर हमारे आत्मनिर्भर भारत में हम पलाश के पत्तों पर पत्तल धोने की बात करते, उस पर 20 और 30 गुना ज़्यादा बोनस देने की बात करते, तो आप आदिवासी भाइयों का मेरा रोजगार खड़ा करते और पॉलीथीन को करीब करीब आप अपने प्रदेश की भूमि से प्रतिबंध करने में सामाजिक आंदोलन से आप रोजगार देके बंद कर सकते थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। दूध नीति आज तक आपने नहीं सुनी। पीजे कुरियन आए थे 70s 80s के आसपास आनंद में, कुरियन साहब ने श्वेत क्रांति लाया। उसके बाद इस देश के अंदर में शराब नीतियों पे चर्चा है, गांधी की फ़ोटो लगी है, तस्वीरें हैं, और शराब के ठेके फाइनल होते हैं। तो ये सारी चीज़ विरोधाभासी कैंसर को पैदा करने में सबसे बड़ी है। और इसलिए मेरा कहना है कैंसर मुक्त भारत हो सकता है यदि मेरा समाज और मेरी सरकार, समाज का जागरूक होकर सरकार पे दबाव बनाना, सरकार पे यदि समाज का दबाव बनना नागरिक का शुरू हो जाएगा तो सरकार को विवश होकर इन सब बातों पे कहीं ना कहीं अच्छे कानून लाना पड़ेगा, अच्छा काम करना होगा और हम भारत कैंसर मुक्त कर सकते हैं। ये मेरी बिल्कुल स्पष्ट परिकल्पना। और दूसरा विषय जो आपने लक्ष्मी तरू का बोला है, कहीं पे भी आप प्रगति से जितना दूर होते जाएंगे कैंसर आपके उतना निकट होते जाएगा, निकट आएगा। ये सारे विषय में जितने बता रहा हूँ आपको, ये नेचर के खिलाफ है जी। और जब भी मैं तासीर के खिलाफ जाऊंगा, नेचर के खिलाफ जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ अंदर तकलीफ पैदा करूंगा, क्योंकि कैंसर अतिरिक्त कोशिकाओं का बढ़ना ही कैंसर कहलाता है। तो जब भी आप नेचर के विरुद्ध जाएंगे तो आप शरीर के अंदर में कोई ना कोई अतिरिक्त कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। इसलिए प्रगति के जितने निकट आएंगे, और प्रगति ने सारी चीज़ वो दी हुई है जिससे इसे रोका जा सकता है। जितने मेरे वनस्पतियाँ हैं, चाहे वनस्पति में आप बेल कह लें, चाहे लक्ष्मी तरू का उपयोग तो बहुत ही सुंदर प्रयोग है, जो कैंसर की गठानें होती हैं सर, उसको डाइल्यूट करने के लिए बिना किसी बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिए हुए, बहुत ज़्यादा आप मेडिकेटेड हुए आप कैंसर पर लक्ष्मी तरू के उपयोग से विजय पा सकते हैं। उसका उपयोग भी बहुत आज की समय में किया जा रहा है, लोग उसको बहुत लगा रहे हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है ताकि मेरे जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको कीमो के और रेडिएशन के दौरान एक अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिससे भी उनको सहायता प्राप्त होती है। एक ये भी बात है कि जैसे एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण भी मेरे पास में है कि लगभग 3-4 साल से उन्होंने लक्ष्मी तरू के पौधों का रोपण ही किया है, गांव-गांव तक उन्होंने पहुंचाया है जी। लेकिन इस काम में इतने व्यस्त होने के बावजूद, जागरूक होने के बावजूद भी उसने उस लक्ष्मी तरू का उपयोग नहीं किया और उस व्यक्ति की जो मृत्यु का कारण बना है वो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी बनी है। तो इस क्या समझे हम इसे? देखिए, अब ये विषय तो ऐसा है कि इंसान योग करता है, योग करने के बाद भी कई बार देखिए जीवन का मरण और जीवन मरण का जहाँ तक प्रश्न है तो वो मरण मेरे हाथ में नहीं है जी। मैं जीवन अच्छा जी सकता हूँ। तो जीवन अच्छा जीने के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक मेरे पास मेरी सांसें हैं मेरा जीवन अच्छा
अच्छा होना चाहिए जी। और मेरा ही अच्छा नहीं होना चाहिए, मेरे कारण दूसरों का भी अच्छा होना चाहिए और इस लक्ष्य को लेके चलना चाहिए। और इसमें होता है कई बार, मेरा डॉक्टर है जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, जी। उसकी मौत हार्ट फेल से हो हार्ट जाती फेल है। से हो जाती मेरा खिलाड़ी होता है जो बहुत ही अच्छा खेलने वाला होता है, उसको मैदान के ऊपर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। एक बहुत अच्छा ड्राइवर होता है सर, जी। बहुत अच्छी गाड़ी का कंट्रोल है, लेकिन उसका एक्सीडेंट में हाँ, बिल्कुल। लैक ऑफ ड्राइविंग, लापरवाही, एक जरा सी चूक उसके जीवन, बल्कि यही कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार मेरे ख्याल से हमारे लिए। और मेरा ये था कि उस जिन्होंने ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी, लक्ष्मीधरों का उपयोग भी करना चाहिए। निश्चित तौर पे। अब जैसे मेरा उदाहरण ले लीजिए, जी। मेरे साथ जो मेरे साथी काम करते हैं, नागेंद्र सरहनका जी, जी। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने इस दिशा में मुझे प्रेरित किया उस समय जब मैं कैंसर से बाहर करीब करीब निकलने की तैयारी में था, और निरंतर लक्ष्मी तरु का उपयोग हमारे परिवार में भी करते रहे। स्वस्थ रहने पे भी हम लोगों ने लक्ष्मी तरु का उपयोग किया और अनेकानेक लोगों को। और ये बात तो सर निश्चित है कि यदि मैं शराब के ऊपर काम कर रहा हूँ कि शराब खराब चीज़ है, जी। तो निश्चित तौर पर शराब से मुझे दूर रहना है। यदि मैं तम्बाकू पे बोल रहा हूँ कि तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, तो मुझे तम्बाकू से दूर होना होगा। यदि मैं ये बोल रहा हूँ कि योग करना है, प्राणायाम करना चाहिए, तो मुझे ही करना होगा। और यही है गांधी जी। जो आपको करके दिखाता है, जो स्वयं से उसको आत्मसात करता है, उसी विचारधारा को गांधी कहते हैं, उसी को गांधी कहा जाता है। और इसीलिए गांधी जीवन का एक बहुत उजला पक्ष है, जो मेरे ख्याल से हर नागरिक के जीवन में, या मेरे खिलाड़ी के नाते मैं मेजर ध्यानचंद को बोल सकता हूँ कि अपना लक्ष्य, अपने प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति डेडिकेट होना और उस सब को लेकर काम करना। तो जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं पूरी तरीके से आत्मसात करूँ और फिर मैं लोगों को उससे बात से प्रेरणा दूँ। ये कुछ विषय आपने अच्छा बोला कि उन्हें अगर लक्ष्मी तरु का प्रचार प्रसार है तो लक्ष्मी तरु का उपयोग भी करना चाहिए ताकि हम लोगों को बता सके। भाई साहब, एक आखिरी सवाल था मेरा कि आप जो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इसको लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए सर मेरा मैसेज यही है कि एक तो लालच की दुनिया से दूर हो, ग्लैमर की दुनिया से दूर हो। इस संसार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, संसार में हर की भूमिका निश्चित है। उस भूमिका को जो आपकी सार्थक पहल है, सार्थकता आप साबित हो। समाज में आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं इससे कोई अर्थ नहीं निकलता, आप समाज के लिए कितने सार्थक हैं जी। आप अपने देश के लिए कितने सार्थक हैं। मैं जिया कई साल, लेकिन सार्थकता के साथ नहीं जी पाया, तो मेरा जीना कोई अर्थ नहीं रखता। भगत सिंह आज़ाद बहुत कम समय जिए, लेकिन सार्थकता से जिए, अपने जीवन को सार्थक करके दिखाया। तो सार्थक पहल मेरे ख्याल से, जो सर विषय आपका जो टाइटल है, मेरे ख्याल से युवाओं को सिर्फ उसके लिए जीना चाहिए, ना कि लालच की दुनिया के लिए, ग्लैमर की दुनिया के लिए। हम कितने बड़े हैं, हम कितने बड़े पद पर हैं, इस सारी उलझन में ना फंस होते हुए जीवन सार्थक हो। चाहे आप बड़ी सी बड़ी जगह पे चले जा रहे हो और वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बड़ा पद, वो बड़ा पैसा कोई काम का नहीं है। लेकिन एक इंसान है, बहुत छोटा काम, बहुत छोटे पद पर है, बहुत छोटी उसकी आय है, लेकिन सार्थकता के साथ, वो प्रगति के साथ मातृभूमि के लिए काम कर पा रहा है, तो वो उसका जीवन सार्थक कहलाएगा। वो बड़ा इंसान कहलाएगा कि जिसने अपने देश के लिए, अपने प्रगति के लिए, अपनी नदी के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी माँ के लिए काम कर पाया। चाहे वो सेवा में था या सेवा में नहीं था, यदि वो बड़े पद पे था या नहीं था, लेकिन अगर वो ये काम कर पाया तो वो उसका जीवन सार्थक, सफल है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय दिया, और हम जो आपके विचार हैं इनको सार्थक पहल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने समाज सेवी हेमंत चंद्र दुबे जी, जो बैतूल का एक उभरता हुआ नाम है,
उनसे हमने